आज के करंट अफेयर्स क्लास में हम इन 5 टॉपिकों को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी बोर्ड। मैं शेखर प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं नौकरी बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं नौकरी बोर्ड का वीकली करंट अफेयर्स, जहां हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस हफ्ते के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है एमएसपी। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम। मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम क्या है? ये जो एमएसपी होता है, हमारे जो किसान हैं, हमारे किसान जो फसल उत्पादन करते हैं, तो इन फसल को उत्पादन करते वक्त इनका जो श्रम है, इनका जो मेहनत है, उसके अनुसार बाजार में उनको कीमत नहीं मिल पाती है। उनको जो मेहनताना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार की समस्या बहुत सालों से चली आ रही थी। तो भारत सरकार ने ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम निकाला कि जो भी ग्रेन्स है, जो भी फार्मर हमारे ग्रेन्स उत्पादन करेंगे, उसको एटलीस्ट एक मिनिमम प्राइस पर हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, उसे खरीद लेगी। तो गवर्नमेंट अनाउंस एमएसपी बिफोर द शोइंग सीजन फॉर ए पार्टिकुलर क्रॉप। तो ये सरकार जो है एमएसपी कब अनाउंस करती है? तो सरकार एमएसपी तब अनाउंस करती है जब किसान हमारे किसी भी क्रॉप को लगाने वाले होते हैं। जब किसान किसी भी क्रॉप को लगाने वाले होते हैं, तब इस एमएसपी को अनाउंस किया जाता है बिफोर शोइंग सीजन। तो मान लीजिए इससे लाभ क्या होता है? मान लीजिए हमारे फार्मर्स ने किसी क्रॉप को बहुत ज़्यादा उत्पादित किया है और बहुत ज़्यादा उत्पादित करने के बाद देखा गया कि मार्केट फेलियर हो गया। उस चीज़ का जो प्राइस है मार्केट में बहुत डाउन हो गया, जितना उनको मिनिमम प्राइस मिलना चाहिए था। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक किसान एक सामान को उत्पादन करने में 10 रुपये का खर्च आया हुआ है और उसको मार्केट में ले जाके बेचने पर उसको अगर मान लीजिए 5 रुपये या 7 रुपये का दाम मिल रहा है, यानी कि उसको घाटा हो गया। जो उसने मेहनत किया वो भी उसका नहीं उठा। तो इसी फेलियर से, मार्केट फेलियर से बचाने के लिए सरकार जो है किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने से क्या होता है, किसानों को पहले ही पता चल जाता है कि मान लीजिए इस चीजों पर सरकार का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, अगर हमारे बाजार में ये सामान नहीं भी बिका तो सरकार हमसे ये जरूर खरीदेगी। तो ये एमएसपी को अनाउंस कौन करता है? तो एमएसपी को अनाउंस करने वाली जो कमिटी है उसका नाम है कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, CCEA। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जरूर याद रखिएगा इसको। तो एमएसपी कौन कौन से क्रॉप्स पे दी जाती है? 14 खरीफ क्रॉप्स और 6 राबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप्स आपको पता ही होगा क्या होते हैं, किन सीजन में इनको उगाया जाता है। तो 14 खरीफ क्रॉप्स क्या क्या है? पेडी, ज्वार, बाजरा, मेज, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर्स, सीसम, कॉटन और उसके बाद नाइजर सीड। ये 14 जो क्रॉप्स है, खरीफ क्रॉप्स है, इन पर एमएसपी दी जाती है। इसके बाद 6 राबी क्रॉप्स, जिनमें वीट, बार्ली, ग्राम, मसूर, रेपसीड, मस्टर्ड और सनफ्लावर, इन पर जो है एमएसपी दी जाती है। साथ ही साथ 2 कॉमर्शियल क्रॉप्स पर भी एमएसपी दी जाती है, जो कि जूट और ये हमारा कोपरा है। उसके बाद एमएसपी जो है कितना मिलेगा? तो किसी भी सामान का उत्पादन के कॉस्ट को आप 1.5 से इंटू कर दीजिए द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन,
1.5 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अनुसार आपको एमएसपी दिया जाता है। तो हर साल किंतु चीजों पर जो है एमएसपी बदलता रहता है। मान लीजिए किसी साल अगर ज्वार पर है तो किसी साल बाजरा पर है, किसी पर बार्ली पर, रेपसीड पर। इसी तरह इस साल के लिए भारत सरकार ने 23-24 का नोटिफिकेशन निकाला है, क्योंकि अभी जो है हमारे किसान जो है खेतों में अभी अपने ग्रेन्स को लगाएंगे। तो व्हीट, बार्ली, मसूर को लेंटिल कहा जाता है, रेपसीड, मस्टर्ड और सनफ्लावर, इन सब चीजों को जो है खाने की वस्तुओं पर सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस इस साल दिया है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 2, न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। तो देखिए, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये बहुत सालों बाद हमारे भारत में आई है। कह सकते हैं ये बहुत डिकेड्स बाद, जो लास्ट एजुकेशन पॉलिसी थी हमारे भारत में 1986 में आई थी, और ये 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखने को मिला। तो एक लंबा गैप था। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये किसके रिकमेंडेशन पे आया? ये डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, ये हमारे इसरो के पहले चेयरमैन रह चुके थे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। इनके लीडरशिप में, इनके सानिध्य में एक कमेटी बनाया गया, और उस कमेटी ने जो ड्राफ्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का रेडी किया। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो फोकस एरिया है, ये क्या क्या फोकस एरिया है? सबसे पहले तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारे यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम में हम क्या करते हैं, रूट लर्निंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं, साइंटिफिक वे नहीं है। तो उन्होंने कहा कि पेडागोजी जो है वो मस्ट भी इवॉल्व होना पड़ेगा आपको, अगर एजुकेशन को एक्सपेरिमेंटल बनाना है। हमारे यहाँ पर रूट लर्निंग चलती है, पढ़िए, पढ़ने के बाद उसको लिखिए, दीजिए। तो उन्होंने कहा रूट लर्निंग का कोई फायदा नहीं है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड स्टडीज होना पड़ेगा। उसके बाद इंक्वायरी करे, बच्चा चीजों को देखे, परखे, जाने। तो पहला फोकस यही था कि रूट लर्निंग से हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग पर शिफ्ट हो जाए। उसके बाद हमारे यहां पर देखा जाता है साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। तो इन सब सेक्टर के होने के कारण क्या होता है, हमारे भारत में सब्जेक्ट जो है वो आप अलग अलग, जैसे कि ह्यूमैनिटीज के यानी कि आर्ट के जो स्टूडेंट्स हैं वो उन सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाते, नहीं जान पाते जो साइंस के बच्चे जानते हैं, या साइंस के बच्चे वो नहीं जान पाते जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे जानते हैं। सो ये जो हार्ड सेपरेशन था आर्ट साइंस का, उसको इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में खत्म कर दिया गया है। और खत्म करके क्या किया गया है, एक नया सिस्टम लाया गया है, यानी कि आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, या वो साइंस से हो, या फिर आर्ट्स से हो, या फिर कॉमर्स से हो, किसी भी एरिया से हो, आप अपनी इच्छा से सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ये जुलाई 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सरकार ने लागू किया था, बट ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक ये थोड़ा सा डिस्ट्रक्ट हुआ था। लेकिन फिलहाल जो 2021 से जो है 2021-22 से सरकार इस पर काफी जोरों शोर से काम चल रहा है। साथ ही साथ एक और चीज किया गया कि जो मिड डे मील स्कीम था, जो पहले मिड डे मील स्कीम के नाम से जाना जाता था, उसको पीएम पोषण स्कीम नाम दे दिया गया सितंबर 2021 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग इस बार के लिए। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये पीएम पोषण जो स्कीम है, ये पीएम पोषण स्कीम मिड डे मील का रीनेमिंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान ये जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट था, स्कूल ऑफ एजुकेशन था, वो अलग अलग था। जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान अलग होता था,
या फिर डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अलग होता था, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो सभी को एक करके एक नाम दे दिया गया, समग्र शिक्षा अभियान या समग्र शिक्षा स्कीम। पब्लिक एक्सपेंडिंग जीडीपी जो है हमारी शिक्षा पर करेंटली जो है 2.5% एक्सपेंड करते हैं। हमारी जो जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसको क्या किया गया, 6% ला दिया गया। 6% आप जीडीपी को हम एक्सपेंड करेंगे। अभी तक हालांकि नहीं हो पाया है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। इसके बाद 5+3+3+4 ये सिस्टम लाया गया हमारे एजुकेशन में। तो ये जो 5 देख रहे हैं आप, 5 में फाउंडेशनल स्टेज रखा गया है। जो पहले जो स्टेजेस हैं उसको बाल वाटिका के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो ये 3 देख रहे हैं इसको बोलते हैं प्रीपेटरी स्टेज, यानी यहाँ पर बच्चे जो है थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं। फिर ये +3 जो देख रहे हैं इसका नाम होगा मिडिल स्टेज, और लास्ट में जो ये 4 है 9, 10, 11, 12 ये है सेकेंडरी स्टेज। तो इस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे भारत में लागू की गई, और इस साल की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही जरूरी टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आप जरूर पढ़िएगा। जो हमारा टॉपिक नंबर 3 है जल जीवन मिशन। तो ये जल जीवन मिशन जो है ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और इसको लॉन्च किया था हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को। तो ये जल जीवन मिशन का टारगेट है हमारे भारत में जितने भी लोग रहते हैं उनके पास साफ पीने का पानी उपलब्ध हो। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है इसके मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, हमारे सेंट्रल मिनिस्टर हैं, और हर स्टेट में भी एक मिनिस्टर होता है। हमारे असम में जयंत मल्ल बरुआ जी जो है वो हमारे असम के मिनिस्टर हैं। तो हाल ही में स्टेट वाइज परफॉर्मेंस लिस्ट निकलती है हर साल कि किस स्टेट में ये जो जल जीवन मिशन है ये कितना % कवर हुआ है। तो देखिए जो टॉप के 3 स्टेट है, टॉप के जो ये 3 स्टेट है जिनमें गोवा पहले स्थान पर है, पूरा का पूरा गोवा जो है ये कवर अप कर चुका है। फिर हरियाणा और तेलंगाना, ये राज्यों की बात करें तो ये 3 राज्य जो है ये 100% कवरेज ले चुके हैं। साथ ही साथ यूनियन टेरिटरीज भी पीछे नहीं है। यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो दमन, दीव एंड दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, यहां भी 100% कवरेज हो चुका है। लेकिन दुख के साथ मुझे ये बताना पड़ रहा है कि ये जो हमारा असम है, असम में जो रैंक है, हमारे असम का रैंक है वो है 28। ये हमारे असम का 28वां रैंक आया है जल जीवन मिशन के दौरान, और केवल 50% ऑफ हाउस होल्ड में ही हमारे असम में ये जल जीवन मिशन पहुंच सका है। तो 63.65 लाख हाउस होल्ड में हमारे असम में अभी तक ये जल जीवन मिशन के तहत कवरेज हुआ है। तो ये बहुत ही दुख की बात है, लेकिन ये हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे असम की दृष्टि से। ये वाला जो पॉइंट है असम का रैंक और असम का जो परसेंटेज है ये आप जरूर याद रखिएगा। और ये जो स्टेट है, टॉप की स्टेट है या यूटी है, ये भी आपको याद रखना है। मिनिस्टर्स भी याद रखिएगा, जयंत मल्ल बरुआ, और कब लॉन्च किया गया था इस डेट को आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स मूव करते हैं हमारे 4th टॉपिक न्याय विकास स्कीम की तरफ। तो ये न्याय विकास स्कीम क्या है? ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का क्या काम है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो है, जैसा कि आप जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो कोर्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट है वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके सब कुछ जो है बहुत ही थोड़ा सा कमजोर है। तो इन फैसिलिटीज
को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट्स में या सब ऑर्डिनेट जुडिशरीज जो है उनको डेवलप करने के लिए ये न्याय विकास स्कीम लॉन्च किया गया था। ये 1993-1994 से ही चल रहा है। देखिए बहुत ही पुराना स्कीम है, ये कोई नया स्कीम नहीं है, बहुत ही पुराना स्कीम है। इसमें जो है सेंट्रल असिस्टेंस स्कीम है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें जो है पैसा देती है ताकि ये डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी या सब जुडिशरी जो है वो डेवलप हो सके। तो क्या है इसका जो पैटर्न, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसमें 60% कंट्रीब्यूशन देती है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें 40% कंट्रीब्यूशन देती है। बट ये पैटर्न जो है पैसे का, असिस्टेंस का, ये हर जगह सेम नहीं है। नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारा नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं या फिर जो हिमालयन स्टेट्स हैं उनके लिए ये जो पैटर्न है ये थोड़ा सा अलग है। इसमें 90% जो इसका पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 10% जो पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है। तो न्याय विकास स्कीम इतना पुराना स्कीम है, फिर हम इस स्कीम के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसके पीछे कारण है कि हाल ही में न्याय विकास पोर्टल हमारे भारत सरकार ने लॉन्च किया है, जिसके कारण ये जो मैटर है, ये जो स्कीम है, ये हाईलाइट हुआ है। तो इस पोर्टल के सहारे क्या किया जा सकेगा? इस पोर्टल के सहारे जो फंडिंग आ रही है या फिर जो डॉक्यूमेंटेशन है, कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग या फिर अप्रूवल, साथ ही साथ कितना क्या चीज हुआ, क्या नहीं हुआ, कितने % काम हुआ, ये सारा जो है मॉनिटरिंग सरकार कर सकेगी विद द हेल्प ऑफ दिस पोर्टल। तो याद रखिएगा न्याय विकास पोर्टल हाल ही में लॉन्च हुआ है, जिसके कारण ये जो स्कीम है न्याय विकास स्कीम इस साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इस टॉपिक को जरूर से जरूर पढ़िएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आइए डिस्कस करते हैं हमारा 5th टॉपिक, माधव देव। तो हाल ही में आपको पता होगा कि माधव देव की जो तिथि है 5 जून को ऑब्जर्व की गई है। तो इसी कारण ये माधव देव जी का जो टॉपिक है, श्री माधव देव का जो टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो श्री माधव देव जी का जो जन्म है वो 1489 में विलेज जो है लेते पुखुरी रीजन में लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ है। और इनका जो एजुकेशन है ये बन दुका नामक एक जगह है, आज बांग्लादेश में वो जगह पड़ता है, वहां पर इनकी जो है शिक्षा हुई। पहले माधव देव जी जो है वो शाक्त धर्म को मानते थे। तो शाक्त धर्म क्या है? जिसमें बलि विधान का जो प्रथा होता है उसको शाक्त धर्म के नाम से जाना जाता है। लेकिन बाद में जो है 1522 में संयोगवश इनकी जो मुलाकात है वो हो जाती है श्रीमंत शंकरदेव जी से। और श्रीमंत शंकरदेव जी से जब इनका डिबेट होता है बेलागुरी में, तो ये हार जाते हैं, श्रीमंत शंकरदेव जी से हार जाते हैं। ही वॉज ए वेरी इंटेलिजेंट पर्सन टू। तो बेलागुरी में जब ये हार जाते हैं, हारने के बाद वो जो है वैष्णव धर्म जो हमारा शंकरदेव जी के द्वारा चलाया गया था वो मान लेते हैं। तो इनका जो मीटिंग है श्रीमंत शंकरदेव जी के साथ, इसको टर्न किया गया है मणिकांचन संयोग के नाम से। इसको मणिकांचन संयोग कहा गया है जब माधव देव श्रीमंत शंकरदेव से मिले थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मणिकांचन संयोग किसे कहते हैं? काकबुली को है, बहुत बार आता है ये प्रश्न। इसके अलावा भी माधव जी ने बहुत सारे सत्रों को स्टैब्लिश किया था। मैं यहाँ सत्रों के नाम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सारे हैं। इनका जो बेस्ट लिटरेरी क्रिएशन है वो है नामघोषा। इसके बाद भी बहुत सारी इन्होंने जो है रचनाएं की है, बट इनका जो बेस्ट क्रिएशन है, जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज नामघोषा वाज क्रिएटेड बाय रिटन। सो इनका बेस्ट लिटरेरी क्रिएशन है नामघोषा। और इन्होंने कुल मिला के 191 वर्गीत लिखे हैं। तो ये वर्गीत क्या होते हैं? तो ये वर्गीत जो होते हैं ये लॉर्ड कृष्णा, श्री कृष्णा का जो प्लेफुल नेचर है, उनके जो जीवन है उन पर आधारित ये गीत होते हैं जो हमारी असमिया संस्कृति में नामघरों में गाया जाता है ड्यूरिंग द नाम कीर्तन।
सो उसके बाद 1596 एडी में भेला डांगा नामक एक जगह है कूच बिहार में, यहां पर माधव देव जी की मृत्यु हो जाती है, इनका देहावसान वहां हो जाता है। सो फ्रेंड्स, माधव देव हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। इस वीक का 5 जो टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स थे मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। फ्रेंड्स, ये माधव देव जो टॉपिक है ये आप इसे जरूर पढ़िएगा। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं सारे के सारे पॉइंट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। सो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो, तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।